देखिए ये है आपका पार्ट 2, कौन से चैप्टर का? सॉल्यूशन का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास बाई मास परसेंटेज, ये सारी टर्म्स हमने वहाँ पे क्या की थी? डिस्कस की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा भाई? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हमने ले लिया भाई एक कंटेनर। क्या ले लिया? कंटेनर ले लिया। तो इसके अंदर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। रिपीट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्वेंट आपने लिया है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इतना क्लियर अभी यहां तक? ठीक है, इसी को आप ऐसे समझिए कि एक रूम है, ठीक है, वो मान लिया आपने सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर कितने बच्चे आ सकते हैं? तो जितने बच्चे आ रहे हैं वो क्या हो गए? उस रूम की सॉल्युबिलिटी, मतलब एक तरह से कैपेसिटी बोलेंगे वहां पे। लेकिन सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट आ सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। देखो लिखना भी आपको ये है जितना आपको यहाँ पे पीपीटी में दिखाया गया है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझिए, मैक्सिमम अमाउंट देखना आपको किसका? सॉल्यूट का, जिसे हम डिसॉल्व कर सकें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब हम 100 ग्राम ले रहे हैं, 500 ग्राम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम वो चेक करेंगे। जैसे 100 ग्राम वाटर अगर आप ले रहे हो, ठीक है, और उसमें 36 ग्राम शुगर क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही, तो 100 ग्राम वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 36 ग्राम हो जाएगी। क्लियर है? वो भी आप देखेंगे एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। भाई पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। यहां तक क्लियर है सभी का? अब देखो कुछ फैक्टर हैं जिन पे क्या सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, तो ये भी पूछा जा सकता है अलग से, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। तो आपको याद रखना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब होता है जैसा सॉल्वेंट है अगर उसी नेचर का सॉल्यूट है तो उसमें डिसॉल्व होगा, अगर नेचर अलग है तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे आपने पढ़े होंगे पोलर कंपाउंड, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। एक इसमें लास्ट पॉइंट रह जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी क्या करती है? डिपेंड करती है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, मैक्सिमम अमाउंट, वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी क्लियर हो गई। अब हम आगे देखेंगे भी यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप समझिए। आपने क्या लिया? यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या है? कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है। अब आप सॉल्यूट इसमें क्या डिसॉल्व कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी आएगी, सॉल्यूट मिलना हो जाएगा बंद, ठीक है, सॉल्यूट मिलना बंद हो गया। तो ये सॉल्यूशन कैसा बन गया? ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का हिंदी में मतलब होता है संतृप्त, मतलब जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो। तो ये सॉल्यूशन उस कंडीशन पे जा चुका है कि अब इसे किसी भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ लो। आपको पता है जो सॉल्वेंट होता है उसके पार्टिकल में ऐसे गैप होता है, स्पेस होता है, वो सारा स्पेस सॉल्यूट के पार्टिकल ने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर हम इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे, ध्यान समझना, अगर इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो पहले से ऐड है इसमें सॉल्यूट, वो आपके बाहर निकल जाएंगे या क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो एक गाड़ी है, ठीक है,
दो गेट हैं इसमें। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बच्चे इसमें इंटर करा रहे हैं। मान के चलो 6 सीट है, उसमें 6 ऑलरेडी बैठ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बच्चे को बैठाया, एक बच्चा यहाँ से बाहर निकल गया, दो को बैठाया, दूसरा यहाँ से बाहर निकल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना सॉल्यूट हम सैचुरेटेड के बाद उसमें ऐड करेंगे, मींस डिसॉल्व करेंगे, उतना ही सॉल्यूट क्या है आपका क्रिस्टल सी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। मींस 2 ग्राम हम मान के चलो हमने 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए सैचुरेशन के बाद, तो 10 ही आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भाई अनसैचुरेटेड इससे उल्टा हो जाएगा, मींस सॉल्यूट है और ज्यादा हम उसमें क्या कर सकें, सॉल्वेंट में क्या ऐड कर सकें। जैसे मान के चलो 100 ग्राम जो हमने पहले भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम शुगर क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अगर ये डिसॉल्व हो चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं होगी, तो ये तो बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, 100 ग्राम में 20 ग्राम ऐड किया अभी, तो अभी तो और मिला सकते हैं हम, ये आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि जब किसी लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाएगा तो उस पर सॉल्युबिलिटी किस तरह से चेंज होगी या सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं जो सॉल्युबिलिटी है। पहली बात तो जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है आपका, जरूरी नहीं उसमें हर सॉलिड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मींस सॉलिड का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट है कि जरूरी नहीं हर सॉलिड हर लिक्विड में क्या हो सके, डिसॉल्व हो सके, ठीक है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। बात क्लियर है। इसका मतलब हो गया लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस जैसा सॉल्यूट है, मींस जैसी सॉल्यूट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऐसी ही सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो क्या होगा, उसमें सॉल्यूबल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। क्लियर है। अब जो जनरली 2 तरह के प्रोसेस होती है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। पहले से समझ लीजिए, एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट होती है एब्जॉर्ब। अब देखिए याद कर रखने का तरीका ये है भाई, यहाँ भी ओ फोर्थ पोजिशन पे, यहाँ भी ओ फोर्थ पोजिशन पे, तो एंडोथर्मिक मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। याद करने का तरीका वही है, यहाँ पे ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो आपको याद रहेगा हमेशा एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब समझो आप ध्यान से इसे, अगर प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, उसे हीट चाहिए। अब सोचिए सॉल्यूशन को हीट चाहिए और हम उसे हीट दे रहे हैं, तो भी काम जल्दी होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए इस चीज़ को कि किसी काम को करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और पैसे आपको मिल रहे हैं, तो काम क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। मतलब मान के चलो उसे पैसे खर्च करने हैं और आप पैसे उसे और दे रहे हो, तो काम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा उसमें क्या हीट अपने आप पहले ही क्या होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। मतलब प्रोसेस के लिए उसे हीट बाहर निकालनी होती है, हम उल्टा उसे हीट दे रहे हैं, तो उसे पहले जो निकालनी है वो हीट भी बाहर निकालनी पड़ेगी, जो दे रही है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। आगे है आपका इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई लिक्विड होगा, इसके अंदर हमें क्या, गैस को डिसॉल्व करना है। किसको डिसॉल्व करना है, गैस को, ठीक है। अब इसमें आपका स्टार्टिंग में ही आ जाता है हेनरी लॉ। स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, ये समझ लें आप कि जो आपने ये लिक्विड लिया,
ठीक है, लिक्विड लेते हैं हम फिर से। ये क्या लिया, लिक्विड लिया, इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये कहता है जितनी गैस इसमें डिजोल्व करोगे, ठीक है, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के जो इस पे अप्लाइड किया जा रहा है। रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है बिल्कुल, कि जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो हेनरी ने स्टेट किया था कि प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। मीन्स लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना उसके हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, प्रेशर कम अप्लाई करेंगे तो गैस क्या होगी, कम डिसॉल्व होगी। अब इसे टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख दिया, इसमें क्या कहा गया, जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर स्पेस में, ठीक है, किसका, गैस का, तो गैस लिक्विड मतलब वेपर फेज में होगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन के। मींस जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, हेनरी कांस्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है, के। ये क्लियर हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है, यही आपका हेनरी लॉ कहलाता है। क्लियर है। एक चीज याद रखेंगे, जितनी KH की वैल्यू हाई होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही लो होगी। क्लियर है। अब इसकी तो एप्लीकेशन दे रखी है आपको, एप्लीकेशन भी पूछी जाती है मोस्टली, कि ऐसे क्वेश्चन पूछता व्हाट इज हेनरी लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे अगर हम आते हैं तो पहले तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, बहुत पिए होंगी आपने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, तो आप देखते हो जब आप ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन खोलने पे आप देखते हो उसमें से क्या गैस बाहर निकलती नहीं निकलती। तो क्या होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, CO2 गैस। ठीक है, अब क्या किया जाता है, मान के चलिए बोतल है, अब इसमें मान के चलो 10 ग्राम गैस क्या होगी, डिसॉल्व होगी, सिंपल। लेकिन उससे क्या टेस्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, तो क्या ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इसके अंदर क्या ज्यादा गैस को क्या डिसॉल्व किया जाता है, तभी ये होता है ढक्कन खोलते क्या उसमें से गैस क्या बाहर निकलती है। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दे रखा है कि जो एक पानी में डुबकी लगाते हैं, मीन्स गोताखोर होते हैं, आपने देखा होगा उनके कमर पे सिलेंडर बंधा हुआ होता है। वो क्यों होता है, जब वो वाटर के अंदर जाएंगे, मतलब वाटर के अंदर जाएंगे वहां पे, तो वाटर क्या बाहर से उन पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। देखो जब हम बाहर है हमारे ऊपर किस चीज का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन पानी में जाएंगे वाटर भी हमारे ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, जिससे क्या है जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो क्या डिसॉल्व होनी कम हो जाती है। ब्लड भी लिक्विड भी फॉर्म में भाई आपका, तो इसलिए क्या है वहां पे हाई प्रेशर से क्या ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। जो सिलेंडर होते हैं वो हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे क्या हो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं सिलेंडर द्वारा वो हमारे ब्लड में क्या हो सके, अच्छे से मिल सके। तो इसकी ये दो एप्लीकेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमने पढ़ा कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका ये है, अगर हम गैस को डिसॉल्व करें और प्रेशर अप्लाई करें ज्यादा क्यों हो जाता है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, गैस है, मान के चलो गैस के पार्टिकल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मेरे हाथ के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो इतने लिक्विड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, लिक्विड के स्पेस को। अब अगर मैं इस पे प्रेशर लगाता हूं तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। आपको पता है गैस क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है प्रेशर से, तो वो कम स्पेस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 10 पार्टिकल लिए तो हाफ स्पेस में आ गए। इसका मतलब क्या 10 पार्टिकल और आ सकते हैं। मींस जो यहाँ पे 10 पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे थे इसके अंदर, अब कितने हो जाएंगे, 20 पार्टिकल हो जाएंगे। तो प्रेशर से क्या हो जाता है, जो गैस है वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती है और उसमें क्या है कम स्पेस में ज्यादा गैस क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि गैस डिसॉल्व होती है जब कंटिन्यूअस क्या करता है, इस पे कॉलिजन करता है। मींस जो लिक्विड का सरफेस है गैस के पार्टिकल उससे क्या टकराते रहते हैं और उसमें क्या डिसॉल्व होते रहते हैं। तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और वो इजिली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझिए, लिक्विड, ठीक है, गैस ला रहे हो आप। अब मुझे बताइए जैसे ही आप गैस लाते हो, गैस को डिसॉल्व और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गैस के पार्टिकल हैं वो दूर दूर भागेंगे, क्योंकि उनमें क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब गैस के पार्टिकल, देखो प्रेशर से क्या कर रहे थे, पार्टिकल को नजदीक ला रहे थे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, टेम्परेचर से पार्टिकल क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो, ठीक है, वहां पे दोनों कंडीशन होती हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक है डिक्रीज होगी। लेकिन गैस को अगर हम लिक्विड में मिला रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, प्रेशर के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसे ऐसे समझेंगे कि ये हमने ले लिया कोई कंटेनर, इसके अंदर क्या है भाई, लिक्विड भरा हुआ है। अब जब हम इसे हीट करेंगे, ये चीज आपको ही पता है, हीट करने पे क्या होगा, इसमें बनेंगे वेपर्स। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जितने वेपर्स बन रहे हैं, जैसे आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जितना हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं उतने क्रिस्टल्स बन रहे थे, ऐसे ही क्या होगा, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स क्या लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ये कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट तो समझ में आ गई, नहीं जितने वेपर बन रहे हैं उतने वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस कंडीशन पर जो इन वेपर्स का प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर लगेगा, ये ही आपका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर्स का जो प्रेशर लगता है लिक्विड के ऊपर, वो ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है यहां तक। अब आगे हम देखते हैं दी रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता था, पहले वो समझे। हेनरी लॉ ने कहा था कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मींस सॉल्यूट की बात करी थी उसने बस, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए KH क्या ले लिया था, कांस्टेंट ले लिया था, ये निकल के आया था। हेनरी के रॉल्स में क्या अंतर है आपका, वो कह रहा है कि अगर एक ये कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड जो सॉल्वेंट है, ध्यान रखना सॉल्यूट भी क्या आपका लिक्विड ही है, मीन्स लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों की बात कर रहा है। अंतर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हेनरी लॉ ने ओनली सॉल्यूट के बारे में बात करी थी, रॉल्स लॉ क्या कह रहा है, अगर लिक्विड लिक्विड को मिला रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनका जो प्रेशर होगा वो उनके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है इतना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहां हम लेते हैं पी नॉट, क्या लेते हैं, कांस्टेंट पी नॉट, एक्स का आपका एक्स आ गया, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो पी नॉट है ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मींस जब वो सॉल्यूशन से बाहर था, प्योर फॉर्म में था, उस टाइम पे जो प्रेशर था वो क्या है, पी नॉट। अब आप मान के चलिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, दोनों लिक्विड हैं, और एक चीज याद रखेंगे आप कि हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सॉल्वेंट को, ठीक है, अगर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सॉल्यूट को। ये चीज आप दिमाग में रखना, किसी के पीछे 1 लगा रहा हूं इसका मतलब वो, जैसे मैंने x1 लिखा, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, 1 का मतलब सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। मैं लिख रहा हूँ P2, P मतलब प्रेशर, 2 मतलब सॉल्यूट, किसका प्रेशर है, सॉल्यूट का। तो ये दोनों चीज आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो यार हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना, तो सीधी सी बात, हम सॉल्यूट का प्रेशर निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल सा यही आएगा। तो ये निकालते हैं, देखो P1 आपका क्या हो जाएगा, देखो आपको पता P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है भाई। जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, P1 प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या ले लेंगे हम, P0, ठीक है, और क्या हो गया आपका x1। ऐसे ही आपका P2 क्या हो जाएगा, ये बताइए, P2 क्या हो जाएगा, P0 टू x2, ये V1 होगा, समझ में आया। अब क्या करना है, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, PS हो गया आपका P1 प्लस के P2। अब देखो P1 की वैल्यू क्या है आपकी, P01 x1
प्लस के P2 की क्या है P02 x2। यहां तक समझ में आएगा सभी को। अब हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 प्लस के x2 वो किसके इक्वल होता है 1 के। अगर यहां से हम x1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 1 माइनस के x2। भाई इसे इस साइड में माइनस में आ जाएगा। बस हमें ये चीज याद रखनी है, यहां तक तो सिंपल अभी हमें टोटल करना है, बस हमें ये x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है पुट करनी है। इसे देखेंगे आगे हम। तो देखो P01 का तो आपका सॉरी P01 आपका P01 रह गया, ठीक है। x1 की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस के x2 प्लस में क्या होगा आपका P02 x2। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा P01 माइनस P01 x2 प्लस के P02 x2, ठीक है। इसे हम आगे ले आएंगे, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा P1 माइनस के P0 सॉरी ये भी आगे ले जाते हैं प्लस का रहेगा P02 x2। ये क्या हो जाएगा माइनस है ये आपका P01 और x2। इन दोनों में से क्या x2 कॉमन आ गया तो ये आपका आ गया P01 प्लस x2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया P02 माइनस P01। अब देखो जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसी ना किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे अगर हम x2 की वैल्यू रखते तो यहाँ x बना था, ठीक है। तो किसी ना किसी पे क्या करेगा और डिपेंड करेगा। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे जो रॉल्स लॉ है उसमें ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम दोनों देखेंगे। ये आपने पढ़ाई है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के होगा। इसका मतलब आप ऐसे मान के चलिए अगर यहाँ पे x1 है, x1 का मतलब क्या हो गया सॉल्वेंट, वो अगर 1 है, ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो अगर x1 यहाँ पे मैक्सिमम 1 है तो यहाँ पे P1 भी क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें मोल फ्रैक्शन इस साइड में x1 का डिक्रीज हो रहा है x2 का बढ़ रहा है, तो x1 यहाँ आते आते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा P2, ठीक है। ये इस साइड में आके डिक्रीज होगा, ये इस साइड में आके डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो जो x1 है यहाँ पे मैक्सिमम है तो P1 भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जैसे जैसे इस साइड में जा रहा है x1 डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे ऐसे क्या होगा P1 भी आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। सेम यहाँ पे x2 यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे P2 मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ये इस साइड में आएगा ये क्या डिक्रीज होता जाएगा और जो टोटल आएगा आपका PS इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका P1 प्लस के P2। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। एक इसमें छोटा सा टॉपिक और है, रॉल्स लॉ को हेनरी लॉ से क्या कर रखा कंपेयर कर रखा। अगर आप देखें हेनरी लॉ क्या था आपका P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ये था, और ये क्या आपका P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स। तो ये देखेंगे बाकी चीज़ें सारी सेम है, बस अंतर किस चीज़ का है आप देखेंगे के एच और P0 का, मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर का। तो अगर के एच और P ये दोनों आपके क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम क्या करेंगे सॉलिड को मिला रहे हैं किस चीज़ में लिक्विड में। सॉलिड को किस में मिला रहे हैं भाई हम लिक्विड में मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम देखेंगे कि आप कंटेनर मान लीजिए इसमें क्या लिक्विड है और जो सॉल्यूट लिया हमने वो क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया जो सॉल्यूट वेपर्स में क्या हो कन्वर्ट ना हो या जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि वॉलेटाइल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जल्दी से वेपर्स में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ इस चीज़ को समझिए। जब हम इसे हीट करेंगे तो देखिए जो सॉल्यूट है वो तो रहेगा अपनी जगह और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा ओनली सॉल्वेंट की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा ओनली सॉल्वेंट की वजह से। क्यों, क्योंकि जो P2 है मीन्स जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है
सॉल्यूट तो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा टोटल P1 का मतलब क्या हो गया, P01 इंटू x1। तो आप याद रखेंगे जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो ओनली सॉल्वेंट की वजह से होता है, सॉल्यूट की वजह से नहीं होता। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। एक दूसरी कंडीशन आप ये याद रखेंगे कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया, एक आपका यहाँ पे क्या प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे जो प्योर सॉल्वेंट होता उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर होगा। मीन्स मान के चलो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें हमने किसी सॉलिड को शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, कोई भी हमने ऐड कर लिया, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जब वाटर वो सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है। अब ज़्यादा क्यों होगा ये भी समझ लें। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें क्या वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। जब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आगे क्या आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल वे, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने जो आपके नंबर नहीं कट, लेकिन सिंपल आप याद कर सकते हैं, सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, बस यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को क्या करता, ओबे करता, जो अभी हमने पढ़ा रॉल्स लॉ पढ़ा, अगर जो उसे ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो ओबे नहीं करेगा वो आपका क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जो मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किए हैं इसका मतलब ये है आपका कि अगर आपका आइडियल याद है तो नॉन आइडियल आपका अपने आप याद हो जाएगा, बस ये वर्ड यूज करने हैं। कैसे कि आइडियल क्या करता है आपका, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, नॉन आइडियल आपका रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज का मतलब हो गया डेल एच, वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, बस नॉट एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, जो वॉल्यूम है आपका वो डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखते हो, अब ये होता क्यों, ये इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। आप मान के चलिए सॉल्यूट के पार्टिकल ए हैं और सॉल्वेंट के कितने हैं, बी हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका बनेगा ए और बी जब आपस में मिलेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि जितनी स्ट्रेंथ इन पार्टिकल के बीच में है उतनी ही फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो सॉल्यूशन में बनेगी। क्लियर है। मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही सॉल्यूशन में जो पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे उसमें होगी। अब सीधी सी बात है, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या, एंथैल्पी भी कुछ चेंज नहीं होगी, इसलिए डेल एच क्या आता है, 0 आता है। जब ना एंथैल्पी मतलब सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो ना तो कंप्रेस होगा ना वो एक्सपेंड होगा, इसलिए वॉल्यूम भी क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो अट्रैक्शन बनेगी ए और बी के बीच की, या तो वो ज़्यादा बनेगी या वो क्या बनेगी, कम बनेगी। क्लियर है। इसके कारण ही क्या होगा, देखो भाई, कम बनेगी तो एंथैल्पी भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगी, ज़्यादा बनेगी तब भी क्या होगी, एंथैल्पी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, लास्ट में आपको एक कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके, जैसे आपका आइडियल का क्या, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एन हेप्टेन, और इसका सॉल्यूशन का क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये आपके आइडियल नॉन आइडियल, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लें। तो रिपीट कर रहा हूँ, आइडियल नॉन आइडियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद करना तो बहुत आसान है। अगर आपका आइडियल याद हो गया, ठीक है, तो नॉन आइडियल आपका अपने आप याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ओबे रॉल्स लॉ, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, डेल एच इज इक्वल टू 0, डेल एच नॉट इक्वल टू 0, डेल वी इज इक्वल टू 0, डेल वी नॉट इक्वल टू 0, इंटरेक्शन आर सिमिलर नॉट सिमिलर, या इक्वल भी लिख सकते हो आप, और एक आपको एग्जांपल करना है। ठीक है, उसके बाद जो हम देखते हैं वो है आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब ये क्या होता है, ये चीज समझ लिया, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन।
जो अभी हमने बात करी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ए सॉल्यूट है, बी क्या सॉल्वेंट और ए बी क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से समझना इस चीज को। ए इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए की इंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर ज्यादा होती हैं तो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो तो क्या स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए बी का मतलब क्या है सॉल्यूशन, और ए का मतलब क्या है सॉल्यूट। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, उनमें क्या एक रिपल्सन फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, वरना आप इतना भी याद कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में आपका क्या होगा कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगी ए की इंटरेक्शन से। मतलब जो सॉल्यूट है आपका ए आपने मान लिया, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर ये डेफिनेशन याद हो गई तो आगे आप इजीली समझ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव में क्या होगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो रहेंगी ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसे समझिए आगे, देखिए हीट इज एब्जॉर्ब ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब एक तरह से जब वो मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, यहाँ पे वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को। क्यों करेगा ये भी समझिए। देखो ए आपका क्या था, स्ट्रॉन्गर है, जब वो स्ट्रॉन्गर है और ए भी आपका वीक बन रहा है, तो एक तरह से ए को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे समझिए इस चीज को, जब ए को तोड़ते हैं हमें एनर्जी देनी है, ए भी बनता हो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, वीक बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। इसमें देखिए, इसमें सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या वीक है, तो उन्हें क्या एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। यहाँ पे जो डेल भी आएगा, डेल भी क्या आएगा, जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, देखो जब सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन है वो वीक है, वीक है तो मतलब क्या होंगे, थोड़े से फैलेंगे, थोड़े से फैलने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरे कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन में क्या आपका, कि जो सॉल्यूशन बना, जैसे सॉल्यूट का पार्टिकल है सॉल्वेंट का, तो ये सॉल्यूशन बना तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्लोज आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्लोज आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये क्या करेगा, दूर जाएगा, तो डेल भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, क्लियर है। अब अगर हम आगे देखते हैं, इसमें और पॉइंट है आपके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट। अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करोगे, अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, वीक है, तो जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। सीधा सा मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कंपोनेंट के। भाई इसमें क्या आपका, कि जो वेपर प्रेशर होगा आपका, देखो सॉल्यूशन की क्या आपकी, सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जब सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में तो क्या बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है, विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या कह रहा है, जिसमें जो कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट हो या गैस मीन्स वेपर स्टेट हो, दोनों में कंपोजिशन क्या हो, सेम हो, और जो मेन पॉइंट है उसका ये बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर वो क्या हो, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो, बॉयल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने पहले एक लिक्विड उसमें मिला दिया, एक दूसरा लिक्विड मिला दिया, मीन्स इसके अंदर क्या हो गए, दो लिक्विड हो गए। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे क्या होने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं, तो ये आपका एजियोट्रोप मिक्सचर कहलाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, मीन्स दो सॉल्यूशन दोनों को मिला, दोनों सेम टेम्परेचर बॉयल हो गए, तो इसके लिए इन्हें क्या हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, मान के चलो वाटर में अपने शुगर को ऐड किया
तो हम जब इसे हीट करेंगे तो वाटर इसमें से एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, शुगर यहाँ पे रह जाएगी। तो इसे हमने क्या लिया कर लिया, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, इससे हमने अलग कर लिया। लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो हम इसे इस मेथड द्वारा क्या अलग नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।